डॉक्टर साहब, पीटीआई की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। जी, ये देखते हैं कि किस तरफ जाती है तहरीक। एक दिन चलती है, 2 दिन चलती है, क्या इसके नतीजे निकलते हैं। लेकिन मैं ज़रा पूरी जो दुनिया की सूरत हाल है ना, वो पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रही है। पहली बात तो ये हो गई कि ये एक्सपर्ट्स हर जगह आगे आ रहे हैं, अपने अपने कामों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आगे आ रहे हैं ग्रेजुअली। और जो रवायती पॉलिटिक्स है वो मुझे बताएं ना कि वो इस वक्त मतलब बहुत कुछ हो रहा है। वो राइट विंगर, सेंटर ऑफ द राइट, इत्तेहाद, आगे पीछे पार्टियां बन रही। यूरोप का देखिए ना क्या हाल हुआ हुआ है। एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं वहाँ पर, जो प्रॉपर आपके जो अपनी अपनी फील्ड्स के जो माहिरीन हैं वही अपना काम कर रहे हैं। बरतानिया में अगर कोई बैंक चला रहा है, कोई चांसलर है, तो वो वही शख्स होगा जो मुकम्मल तौर पे, वो किसी को उठा के चांसलर नहीं बना देंगे, जिसका कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर होगा, अपने काम से, अपने शोबे से वो उसका ताल्लुक होगा। बाकी बहुत से एमपीज़ होंगे, वो अपने इलाके की खिदमत करेंगे, लोगों से राब्ते में रहेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये है कि ये ग्रेजुअली जो है ये एक्सपर्ट्स का, और मेरिट की बुनियाद पे, जिसको चाइना में मेरिटोक्रेसी कहते हैं, मेरिट के ऊपर आप आते हैं तो अकाउंटेबल भी होते हैं कि भाई एक मिनट आप तो एक्सपर्ट थे इस काम के, आपको आता ही नहीं। अच्छा, अब आ जाएं प्रेसिडेंट मैक्रों पे। प्रेसिडेंट मैक्रों जो हैं उन्होंने जो है वो ये कहा वहाँ पर स्पीच के दौरान कि मगरिब की जो पॉलिसीज़ हैं वो गज़ा और यूक्रेन के ऊपर वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई कि कोई किसी किस्म का असूल नहीं है। और प्रेसिडेंट मैक्रों जो हैं वो सऊदी अरेबिया और अरब ममालिक के साथ वो अगले चंद दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जहाँ हो सकता है फ्रांस फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इनकार का ऐलान कर दे। अच्छा, अब ये जो किसी भी वक्त ऐलान हो जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया, हमने वो मुआहदा कल डिस्कस भी कर लिया था कि उसमें वो मुआहदा जो है वो, उसमें हमास अपनी जगह मौजूद है, हमास मौजूद है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हमास और इस्लामी जिहाद की आपस में बात हो रही है। अच्छा, इन्होंने क्या प्लान किया? इन्होंने प्लान ये किया कि हम गज़ा को छोड़ते हैं, और गज़ा में ठीक है, गज़ा पे स्टीव वित्कॉफ ये वो साहिल है वहाँ पे सारा, और हमारी जो जगह है वो सारी की सारी वो तो है बैतुल मक़दस, वो तो मगरबी किनारा, वो जो मस्जिद अक्सा, वो तो मुस्लिम क्वार्टर। तो अब जनाब क्या हुआ कि जो अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं जिनको लीड कर रहे थे सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, वो उनके साथ इजिप्ट के वज़ीर ख़ारजा, उनके साथ जॉर्डन के वज़ीर ख़ारजा, उनके साथ यूएई के वज़ीर ख़ारजा, कतर के वज़ीर ख़ारजा, सारे के सारे जो अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन सब ने कहा, अचानक ऐलान कर दिया कि हम मगरबी किनारे का दौरा कर रहे हैं और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ेंगे। गजा का तो मामला हल होने जा रहा है ना जैसे तैसे। अब हम इन्होंने की तरफ से ऐलान हो गया, ये 1967 के बाद पहला मौका कि सऊदी अरेबिया के कोई वज़ीर ख़ारजा जो हैं उस इलाके, उस जगह कदम रखें जिस जगह पे जो इसराइल के पास है, रमल्ला। 67 से पहले जाते थे, लेकिन 67 के बाद से कोई सऊदी अरेबिया की शख्सियत मानी गई। इनकी तरफ से ऐलान हो गया, अब वहाँ हो गया हंगामा। इसका मतलब यह है कि जो अरब ममालिक हैं या मुसलमान ममालिक हैं वो इस बात पर भी कायल कर चुके हैं, और कि सिर्फ गज़ा का मामला नहीं है, ये मगरबी किनारा भी है। और वहाँ महमूद अब्बास गालिबन इनके होस्ट थे, इंतज़ार कर रहे थे। इसराइल ने पाबंदी लगा दी कि यहाँ पर कोई अरब मुल्क का आदमी नहीं आएगा। यूएई के वज़ीर ख़ारजा समेत, उन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा समेत जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात, सब इकट्ठे होकर जा रहे थे। तो ये सारे सीरिया में इस वक्त। सीरिया, मैंने आपसे कहा ना कि टर्की जो है वो उसने कभी तबीयत साफ़ करनी हुई आगे फ्यूचर में तो वो अहमद शरा के ज़रिए करेगा, और सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्क जो है अहमद शरा को आगे करेंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट मैक्रों ने जो बात की ना, तो आगे से प्रेसिडेंट मैक्रों ने कहा कि ये गज़ा का कत्लेआम बंद करो, और ये सारी प्रेसिडेंट मैक्रों तो उसके ऊपर इनके इसराइल की तरफ से, क्योंकि ये फंस गए ना। मैंने कहा ना, अच्छा इसको कोई कैंसर वगैरह डायग्नोज हो गई है, नेतन्याहू की कोई थेरेपी चल रही हैं, अभी तक ऑफिशियली नहीं अनाउंस हुआ, लेकिन कोई कैंसर या कोई ऐसी चीज़ को डायग्नोज हो गई है जो बड़ी कोई, जिसको सीक्रेट वहाँ पे रखा जा रहा है। जब तक ऑफिशियल कोई ऐलान नहीं होता तो मैं भी इस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन यह है कि कोई बड़ा मुज़ीब मर्ज इसको उसके बारे में बात हो रही है कि काफ़ी आगे जा चुकी है बीमारी, अगर ये खबरें दुरुस्त हैं। लेकिन क्योंकि बार बार हॉस्पिटल 2-3 दफ़ा ले जाया गया है खामोशी के साथ, तो इससे वो वहाँ पे बात फैल रही है। अब जनाब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा इलाका है, ये इलाका भी अब आगे
अरब ममालिक और मुसलमान ममालिक ने किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की मगरबी किनारे पे, जहाँ बेशुमार हज़ारों की तादाद में बैठे हुए हैं यहूदी सेहूनी आबादकार। तो ये सारे जा रहे थे वहाँ पे नमाज़ पढ़ने। अच्छा, मैक्रोन ने कह दिया कि फ़लस्तीन, तो यहाँ से जो नेतन्याहू की जो टूटी फूटी हुकूमत, ये जो भी उनका, क्योंकि कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया कि आज या कल में मैं ऐलान करने वाला हूँ, रात को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी कह दिया था। तो उसमें ये हुआ कि इन्होंने कहा कि ये क्रूसेड, ये तो जो मैक्रोन बात कर रहा है क्रूसेड है। मैंने कहा ना, तारीख में कभी कभी ऐसे होता है कि आप फिक्स और तारीख के जो को आप सामने ना लाए ना तो मौजूदा हालात समझ नहीं सकते। मैं क्यों ये बात बार बार कहता हूँ कि इंडिया जो है, इंडिया ने देखें पूरी दुनिया में अपने वो उधर कोलंबिया भेज दिया, उधर पनामा भेज दिया, पूरी दुनिया भेज दिया, कहाँ नहीं भेजे अपने वफूद, आपको पता है? आसियान कंट्रीज में, आसियान कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पूरी इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो इंडिया को कहा हुआ है अमेरिका ने, वहाँ इनका कोई वफ्द ही नहीं गया। कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं, किसी को हमें फ्रांस जाना है, हमें स्विट्जरलैंड जाना है, हमें जर्मनी जाना है, हमें सैरें करनी है इधर की उधर की, सारे वो बोल बाल के वापसी, ये उन मुल्कों में नहीं गया, इनको कोई वक्त नहीं गया। अच्छा, अब इशू ये सारा कि जो मैंने आपसे कहा ना, जैसे नई दिल्ली में बैठे हो तो आपके नई दिल्ली में हमेशा पाकिस्तान आता रहेगा, पाकिस्तान आता रहेगा, पाकिस्तान आता रहेगा, क्योंकि हमला हमेशा इस तरफ से मगरब से हुआ है, चाहे आर्यंस हों, चाहे तुर्क हों, चाहे वो कोई गजनवी हों, चाहे वो गौरी हों, वो हमेशा इधर से आए ना घोड़ों पे। तो इसलिए जहन में जो है वो यही है कि यहाँ से जब भी हमला होगा यहाँ से होगा, क्योंकि मंगोल तो कर नहीं सकते थे, ऊपर से आ नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर तो हिमालय पहाड़ थे, एक नेचुरल हिफाजत थी ना, वॉल, तो शुमाल से तो कभी नहीं आ सकते थे वो। तो अब ये हुआ है सारा मामला। तो पहले तो बहुत बड़े पहाड़ थे, हिमालय पहाड़ पूरे तिब्बत के, तो वहाँ से इन्होंने सोचा भी वो, उन्होंने जब भी आना होता था वो ऊपर से जाके फिर हमला आवर यहाँ से होते थे। तो इनकी नज़र हमेशा यहाँ रहती है, तो बाकी वो उस तरफ देखते ही नहीं है कि भाई कोई साउथ ईस्ट भी है, कोई ये भी, कोई दिलचस्पी भी नहीं है, क्या बोरिंग जगह है यार, मणिपुर में छोड़ दो, कौन जाएगा उधर, चिंची करके मजाक उड़ाते हैं उनका, वहाँ के लोगों का। तो वहाँ जो इश्यूज़ हैं वो दुनिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, तो मैंने कहा ना हिस्ट्री में अब इन्होंने अचानक ये जो यहूदी बैठे हैं, ये जो सेहूनी बैठे हैं, इन्होंने कहा ये क्रूसेड। क्रूसेड इन्होंने क्यों कहा? क्रूसेड का मतलब है सलीबी जंग, ठीक है। तो पहली सलीबी जंग जो हुई, ये तो मुसलमान मौजूद थे ना यहाँ पे, फतह हो गया था यरूशलेम, उधर क्रूस जो है वो बैठे हुए थे, उनके पोप अर्बन जो हैं, उन्होंने कहा 1096 में कि जनाब ये यरूशलेम को फतह करना है, ठीक है। तो वहाँ से फ़ौजें चलीं और वो फ़ौजें चलते चलते यहाँ पे पहुँची और पहली सलीबी जंग हुई। और पहली सलीबी जंग जो है वो 1096 से लेके 1099 तक वो जारी रही, 1096 से 1099 तक जारी रही। और ये पहली सलीबी जंग थी जिसमें उनको फतह हासिल हो गई। फिर दोबारा कम्बैट हुआ और मुसलमानों ने आगे वो जो इनके शहर वहर थे उन पर कब्ज़ा कर लिया, फिर इनके हाथ से निकल गया। फिर दूसरी सलीबी जंग हुई, दूसरी वो हुई 1144 में कब्ज़ा हो गया था, मुसलमान वापस आ गए थे। तो 1149 तक दूसरी सलीबी जंग हुई, उसमें मुसलमान फतह कर गए। ये नूरुद्दीन जंगी का दौर है। नूरुद्दीन जंगी थे उस वक्त। नूरुद्दीन जंगी वो जिनको हम याद करते हैं तारीख़ में, जिनको ख्वाब आया था, मदीना मुनव्वरा के हवाले से ख्वाब आ रहे थे कि वहाँ पे यहूदी एक सुरंग बना रहे हैं और साजिश कर रहे हैं, ये वो नूरुद्दीन जंगी। उसके बाद ये हुआ तो मुसलमान यरूशलेम में रहे। फिर तीसरी सलीबी जंग हुई। तीसरी सलीबी जंग जो है उसमें 3 जो है ना वो 3 किंग्स ने हमला किया, जिसमें लॉइन हार्ट, ठीक है ना, रिचर्ड द लॉइन हार्ट जो आगे, और रोमन, ये इंग्लैंड के रिचर्ड द लॉइन हार्ट, और इंग्लैंड से ये, और उसके बाद फ्रांस और साथ उसके रोमन, 3 सल्तनतों की तरफ से हमला हुआ। और मुकाबले पे यहाँ पे तीसरी सलीबी जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी, ठीक है। तो तीसरी जंग अजीम में, तीसरी सलीबी जंग में भी उनको शिकस्त हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चौथी सलीबी जंग करते, फिर आते हैं, फिर आए दोबारा। लेकिन फिर जब यहाँ पहुँचे तो उस वक्त तक वो ऑर्थोडॉक्स चर्च अलग हो चुका था कैथोलिक के साथ। तो इन्होंने कहा इसको छोड़ो,
पहले जाके कुस्तनतनिया पे हमला कर दो, उधर जाके उन्होंने कुस्तनतनिया पे हमला करके उधर वो बाजंतीनियों की और इनकी लड़ाई शुरू हो गई आपस में, तो बाद में वो इधर का रोके नहीं। अब ये जो अच्छा ये सेऊनी कहाँ से आ गए, यहूदी ये कहाँ से आ गए? इसराइल तो था ही नहीं उस वक्त। अब ये बैठे बैठे कह रहे क्रूसेड, क्योंकि उधर से EU बात कर रहे हैं ना, अब यूरोप के लोग बात कर रहे हैं ये फ़लस्तीनी रियासत के लिए, क्योंकि यूरोप के लिए बात कर रहे हैं, तो इनको अचानक ओ भाई ये मुसलमान थे यहाँ पे यरूशलेम में, यरूशलेम फतह हो चुका था हजरत उमर फारूक के साथ, ये अजीबो गरीब बात करते हैं, ये कहते हैं क्रूसेड है क्योंकि यूरोप से लोग आ रहे हैं और यरूशलेम पे हमला कर रहे हैं। आप कहाँ थे भाई? यहाँ तो मुसलमान थे, यहाँ तो सलाउद्दीन अय्यूबी। तो इन्होंने जनाब वो मैक्रों को याद दिला दिया कि जी आप क्योंकि फ्रांस भी था और बरतानिया भी था, तो आप इसलिए वो सलीबी इसको क्रूसेड का नाम दे रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि ये इनके वहमो गुमान में भी नहीं था, इस वक्त तक ये टोटल आउट थे, इतना आउट थे कि इन्होंने कहा गजा जा रहा है तो जा रहा है। हम यहाँ पर अब मजीद 22 आबादियाँ इन्होंने मजीद बना दी थी जो मुस्लिम क्वार्टर के अंदर, ये मस्जिद अक्सा में जाके नारे लगा रहे थे अरबों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। इनको कुछ नहीं पता, इनको ये भी नहीं पता, यहाँ तक भी इनको नहीं पता कि जो बात हुई है स्टीव विटकॉफ की और हमास की और अरब ममालिक की सारी बात हुई है, वो 2 रियासतें बनेंगी तो गजा की रियासत नहीं होगी, उसमें फ़लस्तीनी रियासत होगी। गजा की कौन सी रियासत होगी? एक गजा की रियासत होगी तो एक मगरबी किनारे की रियासत होगी, एक रियासत होगी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम होगा। ये है सारा आगे मामला जिसके ऊपर ये लोगों ने पता नहीं कई इतनी दहाइयों में कितने लोग इसमें शहीद हुए, जाने दिए हैं कितने लोगों ने, और कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगियां इसमें जेलों में और जिंदा खानों में गुजारी हैं और आज भी गुजार रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था उनके लिए। ये आज कल में किसी भी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा आज या कल मैं अनाउंस कर दूंगा, स्टेटमेंट दे दूंगा, और हमास भी रेडी हो गया। और हाथी के पाँव में सबका पाँव, नेतन्याहू बीमार हैं। देखें ना, जैसे वो अचानक वो खबरें आ रही हैं कि जो इलॉन मस्क हैं, वो इलॉन मस्क जो हैं वो नशावर अद्वियात लेते थे, पता चल रहा है कि वो जो है वो मुख्तलिफ दवाइयाँ लेते थे, एक्टिसी और ये वो सारी वो इस्तेमाल करते थे, और उनके अपने पास एक डब्बी रखते थे। और वो इस तरह के जो लोग हैं ना, वो केटामीन भी बड़ी मतलब है कि वो अपने साथ लेके घूमते थे और ट्रैवलिंग में और कामों में। तो ये बड़ी बदकिस्मती है, ये बिलियनर्स और ये इस तरह के लोग ज़्यादा अचीव तो कर जाते हैं, लेकिन ये कि उनका डायग्नोज ही हो रहा है इलॉन मस्क का और बाकी काफ़ी लोगों का कि ये जो है ये नशावर अद्वियात का भी इस्तेमाल करते रहे हैं और हाई रहने के लिए अपने आप को, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं ये बहुत सारी, जिसमें आइस भी है, ये जो आइस का नशा है ये आपको सीडेट नहीं करती हैं, आपको हाइपर कर देती हैं, आप हाइपर हो जाते हैं। तो हाइपर हो जाते हैं और तो ये अपने आप को जो कहते हैं ना हाई, मैं बहुत वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि हाई है, मतलब है कि हाई बहुत किसी जो है ना वो बुर्ज खलीफा की छत पे चढ़ जाते हैं ज़मीन से उठ के। तो ये अब पता चल रहा है कि केटामीन को भी करते थे, एक्टिसी को करते थे, बाकी नशे वगैरह सारे करते थे, और काफ़ी ज़्यादा 20 पिल्स का एक छोटा सा डब्बा इनके साथ रहता था हर वक्त, 20 पिल्स देते थे जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे मामला सारे हो रहे हैं, लेकिन इंतज़ार हो रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल ये बात कर दी, इलॉन मस्क के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, उसमें उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कह दिया कि मैं आज या कल में ऐलान करूँगा इसका, और उन्होंने फिर जिक्र किया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़फायर मैंने करवाई। ये मेरे ख्याल से ये 9वें या 10वें दफ़ा कह चुके हैं। वक्फे पे जाने से पहले मैं एक बात और कर दूँ, जापान की बात हो रही है ना कि जापान के साथ इत्तेहादियों के साथ, तो उनका है एक निपॉन स्टील दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्टील बनता है, अगर हम ये एक पिक्चर उसकी जल्दी से दिखा सकें तो सबसे ज़्यादा जो स्टील तैयार होता है दुनिया में वो तैयार होता है चाइना में। 3rd स्लाइड अगर हम देखें, चाइना में सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद जापान में भी बहुत होता है, ठीक है। अगर हम 3rd स्लाइड देखें तो चाइना ही हमें आगे नज़र आता है, और फिर हमें 4th स्लाइड देखें तो स्टील सबसे ज़्यादा हमें फिर चाइना नज़र आता है, बाकी मुल्क नज़र आते हैं। अब उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है निपॉन स्टील। अब निपॉन स्टील का इशू ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कह दिया कि जितना भी स्टील आ रहा है बाहर से, उस स्टील के ऊपर जो है मैं 50% फॉरेन स्टील के ऊपर जो है मैं करूँगा, टैरिफ लगाऊंगा 50%। अच्छा 50% अगर वो लगा देते हैं इस पे टैरिफ, और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी अच्छी डील हो गई है
निपॉन स्टील से। अब डील में क्या वो, क्योंकि वहाँ पे यूएस स्टील वाले मुजाहरे कर रहे हैं कि ये स्टील यहाँ पे आगे लगेगी तो हमारा क्या होगा, तो उन्होंने उनसे खिताब करते हुए कहा कि नहीं आप लोग भी खैरियत सब ठीक रहेंगे, लेकिन इशू ये है कि वो स्टील जो है निपॉन, वो कह रहे हैं कि ये मैं इसके ऊपर काबिज हो चुका हूँ और ये जो है ये अब हमारा हो गया है और अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। अच्छा, ये 52nd देख रहे हैं, ट्रम्प प्लेजेस टू डबल टैरिफ ऑन फॉरेन स्टील एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। जितना स्टील और एल्यूमिनियम बाहर से आ रहा है उसके ऊपर 50% उन्होंने कहा कि मैं टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। और ये मामला बड़े अरसे से चल रहा है। ये जो है ना, ये कभी कहते हैं कि ये स्टील हमारा हो गया है, यूएस स्टील 27 देखें, यूएस स्टील एग्रीज टू टेक ओवर बाय निपॉन स्टील। फिर बाइडन आए 28वीं देखें तो बाइडन ने कहा यूएस स्टील मस्ट स्टे डोमेस्टिकली ओन्ड, निपॉन स्टील उनको लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता। वो एक अजीब खिचड़ी पकी हुई है ये निपॉन स्टील के हवाले से भी कि इसको प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि ये हमारे मुल्क में आ जाए स्टील की इसी तरह। लेकिन 50% टैरिफ लगाने से क्या हुआ? एनडीटीवी 51st 50% टैरिफ लगाने से, क्योंकि इंडिया में भी स्टील पैदा हो रहा है ना, इंडिया में भी स्टील तैयार होता है काफ़ी, तो 50% स्टील लगाने से इंडिया को $6 बिलियन का टीका साथ ही लग गया। अच्छा, किस्सा बात चल रही थी निपॉन की, उन्होंने सारे एल्यूमिनियम पे उस पर लगाया, लेकिन ये है कि ये साथ ही जो है वो उन्होंने रगड़े में आ गया इंडिया भी। अब सवाल ये है कि ये यहाँ से बात कौन करेगा?